हेलो एवरीवन, टुडे वी आर हियर टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 14, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले ब्रीथिंग क्या होती है? ब्रीथिंग मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कार्बन और ऑक्सीजन का एक्सचेंज और ट्रांसपोर्ट होना, ये सारा ब्रीथिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में, हम ब्रीथिंग कैसे करते हैं, पूरा मैकेनिज्म उसके ऊपर पढ़ेंगे। फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस और गैसेस हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कैसे होती हैं, रेगुलेट कैसे कर सकते हैं हम रेस्पिरेशन को, और रेस्पिरेशन से रिलेटेड कैसे कैसे डिसऑर्डर्स होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ये सबको पता है कि हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन ह्यूमंस का लंग्स होता है, वहीं पे रेस्पिरेशन होती है, मतलब एक्सचेंज होता है गैसेस का एल्विलाई में मेनली। सो इसमें इस पैराग्राफ में कुछ नहीं बताया, सिर्फ ये बताया कि गिल्स के थ्रू फिशेस रेस्पिरेट करती हैं, और सारे जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब सारे मैमल्स वगैरह, मतलब अलग अलग टाइप्स के, जैसे कोई ऑर्गेनिजम्स जैसे इंसेक्ट्स, बर्ड्स वगैरह, ये अलग तरीके से मतलब रेस्पिरेट करते हैं। जैसे कि इसमें बताया है बुक में कि अर्थवर्म जो है वो क्यूटाइकल, एक मोइस्ट क्यूटाइकल सी लेयर टाइप होती है, उसके थ्रू ब्रीथ करते हैं। और इंसेक्ट्स जो है वो एक नेटवर्क बनाते हैं, होता है वो ट्यूब्स का, उसके थ्रू उनकी एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो मतलब ऑक्सीजन वगैरह ट्रांसपोर्ट होती है। इस फिर लंग्स के बारे में बताया, इसमें बताया गिल से जो रेस्पिरेशन करेंगे वो ब्रांचियल, और जो लंग्स से करेंगे वो पल्मोनरी, और जो स्किन से करेंगे वो क्यूटेनियस। जैसे कि एम्फीबियंस वगैरह, जैसे फ्रॉग हो गया हमारा, ये स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन करते हैं। सो हमें आगे यहाँ पे दिया है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के एक एक पार्ट वगैरह को पढ़ना है और उसका फंक्शन पढ़ना है। सो सबसे पहले है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या होता है? जैसे ये जो पेन है, ये मेरी विंड पाइप है, और ये जो मेरी पेन की परछाई दिखती है, मान लो ये फूड पाइप है। सो एपिग्लॉटिस का क्या काम होता है? जब हम मतलब हम खाना खाते हैं, और जब हम खाने को निगलते हैं तो ये एपिग्लॉटिस ऐसे बंद हो जाएगी, ऐसे को लगी होगी वो, ये ऐसे को बंद हो जाती है, जिससे कि क्या होता है, खाना से फूड पाइप में जाता है और विंड पाइप में नहीं जाएगा। जब हम मतलब खाना खा लिया, निगल लिया हमने, तो ये खुल जाएगी, ये बंद, ये खुलेगी। और जैसे कि आपने देखा होगा कई बार खाना गले में फंस जाता है या बोलते समय ज़्यादातर, तो वो क्या होता है कि जैसे कई बार हम सांस खाते खाते सांस लेने की कोशिश करते हैं, कोई बातें करते हैं, जिससे कि एपिग्लॉटिस वगैरह बंद नहीं हो पाती है, और हमारा खाने कई बार फूड पाइप में चल जाता है, जिससे की वजह से हमें खांसी वगैरह भी आती है। तो हमारा फेनिक्स, फेनिक्स यहाँ पे मेंशन नहीं है। फेनिक्स एक ऐसा पार्ट, जैसे ये नोज है हमारा और ये माउथ है। सो ये नोज, ये जो नोज है इसकी और ये माउथ की कॉमन ओपनिंग होती है हमारी माउथ के, मतलब हमारे माउथ के अंदर। सो ये जो कॉमन ओपनिंग होगी ये आएगा हमारा फेनिक्स, और ये डायरेक्ट लीड करता है ट्रैकिया को। लैरिंक्स, लैरिंक्स जो है वो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और ये कार्टिलेजिनस टिश्यू का बना होता है। जो फेनिक्स है वो जब ओपन होगा तो वो एक ट्यूब में ओपन होगा, जो कि ट्रैकिया बोलते हैं जिसे। और ट्रैकिया जो एक लॉन्ग ट्यूब होती है, और यहाँ पे ये रिंग्स होते हैं, कार्टिलेजिनस टिश्यू के बने होते हैं। सो ये फर्दर आगे जाके डिवाइड होगी, और जहाँ पे ये डिवाइड होगी उस वो दो डिवीजन्स को हम ब्रोंकस बोलेंगे। ब्रोंकस से जाके ये डायरेक्ट लंग्स में जाती है। लंग्स में भी ये अंदर जाके, जैसे ये ब्रोंकियोल्स और एक एल्वियोलाई, जो ये ब्रांचेस से दिख रही हैं ये ब्रोंकियोल्स हैं, और ये सर्कल से थोड़े दिख रहे हैं ये एल्वियोलाई है। तो इसमें डिवाइड होती है। एल्वियोलाई का क्या काम होता है कि ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करती है। और जो आपको पता है जो ट्रैकिया है वो डिवाइड कहाँ जैसे होता है, मतलब एक तो हमारा सामने वाला मतलब हमारी वेंट्रल साइड आती है, उस साइड हमारा ट्रैकिया होता है, हमारे डोर्सल साइड जो हमारे वर्टिब्रेट्स वगैरह होते हैं। सो ये जो है ये फिफ्थ थोराइक वर्टिब्रे के पास डिवाइड करेगी, मतलब ये जो डिवीजन का पोर्शन है, ये जहाँ पे डिवाइड करेगी, यहाँ पे पीछे जो है वो हमारा फिफ्थ थोराइक वर्टिब्रे होगा। मतलब ये आगे वाला पार्ट है, पीछे वाले मतलब इसके पीछे जो मतलब हमारा बैकबोन वगैरह का पार्ट, बोन्स होती है, उसमें ये फिफ्थ थोराइक वर्टिब्रे के पास ये डिवाइड होती है। सो यहाँ पे जो ब्रोंकियोल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, और एक एल्वियोलाई है वो एक बैग लाइक वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर होता है, मतलब वो इरेगुलर वॉल होता है, बहुत पतला सा होता है। जहाँ पतला क्यों होगा? अगर एल्वियोलाई जो है वो अगर थिक होगी तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब ये मेरी उंगली है, ये इतनी थिक है, तो यहाँ से यहाँ तक गैस जाने में, और मतलब मैं एक शीट से ले लूँ उससे गैस पास करने में से थिन वाली में मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बल्कि थिक वाली में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए क्योंकि इसका काम से पता लग रहा है कि अगर ये एल्वियोलाई अगर थिन होगी तभी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाएंगी, वरना नहीं हो पाएंगी। सो नेक्स्ट आता है हमारा लंग्स। लंग्स जो डबल लेयर स्ट्रक्चर है जिसमें प्लूरल फ्लूइड होती है, मतलब ये लंग्स का बाहर वाला लेयर, ये अंदर वाला लेयर, बीच में प्लूरल फ्लूइड, और इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। सो यहाँ पे रिब्स होती है, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर इस साइड भी होता है, पर ये कट करके नहीं बताया। अब ये जो रिब्स हैं ये भी कट की हुई है, मतलब एक तरह से, मतलब ये पूरे इसको कवर करती है यहाँ तक, मतलब यहाँ तक, और ये यहाँ तक करेंगी, पर इसमें बताया नहीं है, कट करके बताएंगे रिब्स। सो हमारे पास 7 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं। ये आगे डायफ्राम, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कई बार रिलैक्स करेगा, ये डिपेंड करता है हम ब्रीथ कैसे कर रहे हैं, मतलब इंस्पिरेशन कर रहे हैं, एक्सपिरेशन कर रहे हैं। सो इसके बाद हमारा आई थिंक सारे पार्ट मैंने डिस्कस कर लिए। यहाँ पे हर्ट होता है, इसलिए जो लेफ्ट लंग होता है वो थोड़ा सा टिल्टेड होता है, जो हमारा लेफ्ट लंग होता है। पैराग्राफ में एक और चीज़ बताई हुई है प्लूरल मेम्ब्रेन के बारे में। सो हमें पता है कि प्लूरल मेम्ब्रेन, मैंने यहाँ पे बताया कि 2 लेयर डबल लेयर स्ट्रक्चर है, उसके बीच में एक प्लूरल फ्लूइड होता है। अब उसका क्या रोल होता है? जो प्लूरल फ्लूइड है वो फ्रिक्शन को कम करने में मदद करता है, मतलब लंग्स के बीच में जो मतलब मेम्ब्रेन के बीच में फ्रिक्शन वगैरह वो रिड्यूस होगी, जिससे कि हमारे लंग्स वगैरह थोड़ी सी जर्क वगैरह लगेगी तो ज़्यादा डैमेज नहीं होंगे। सो इससे आगे यहाँ पे इस पैराग्राफ में कुछ नहीं बताया है, बस ये बताया कि जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल्स का जो पार्ट है उसे हम कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं, जबकि जो एल्वियोलाई से लेके उसकी डक्ट से लेके डक्ट तक का जो भी पार्ट है, मतलब उस रेस्पिरेटरी पार्ट बोलते हैं उसे, या रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाता है वो। और जो कंडक्टिंग पार्ट है उसका क्या काम होता है? वो ट्रांसपोर्ट करता है, एटमॉस्फेयर से एयर लेता है, उसे क्लियर करता है फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह से, और ह्यूमिडिफाई करके, मतलब साफ सुथरा सब कुछ करके, क्लियर वगैरह करके हमारी बॉडी तक वो एयर लाता है। देखो क्योंकि ये नोस्ट्रिल से बन रहा है ब्रोंकियोल्स तक का, तो वो सारे पार्ट में एयर हमारी मतलब बॉडी के अंदर आती है। और फिर आता है एक्सचेंज पार्ट, जैसे जो हमारी एल्वियोलाई है तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाता है। तो मेन डिफरेंस भी है यहाँ पे ब्रीदिंग के बीच में। हालांकि चैप्टर में स्टार्टिंग में बताया ब्रीदिंग कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन, बट डिफरेंस ये है कि ब्रीदिंग यानी एयर को इनहेल करना, और रेस्पिरेशन जहाँ पे एक्चुअल डिफ्यूजन होगा ऑक्सीजन और कार्बन का डिफ्यूजन, मतलब एक्सचेंज ब्लड के साथ, ये सारा रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होगा। सो इसमें बताया कि लंग्स जो है वो हमारे सिचुएटेड होते हैं थोराइक चैम्बर में। आपने पढ़ा होगा कि हमारी थोराइक वर्टिब्री होती है, लंबर वगैरह होती है, तो उसमें थोराइक जो होती है मतलब बैकबोन में के पास पीछे, वहाँ पे थोराइक वर्टिब्रीज में ये लंग्स हमारे सिचुएटेड होते हैं थोराइक चैम्बर में। और ये एक एयर टाइट चैम्बर है, और थोराइक चैम्बर जो है वो
वो फॉर्म होता है डोर्सली वर्टिकल कॉलम से, वेंट्रली वो स्टर्नम की तरफ से कवर्ड होता है एक तरह से, और लेटरली वो रिब्स से फॉर्म होता है, और जो लोअर साइड है वो एक डोम शेप डायफ्राम होता है। सो इसमें बताया कि जो थोराइक चैम्बर है मेनली फॉर्म कैसे होता है। सो थोराइक चैम्बर में डोर्स, आपको ये तो पता होगा, डोर्सल साइड, ये वेंट्रल साइड, मतलब हमारा जो बैक वाला पोर्शन है, जैसे ये हैंड का बैक वाला पोर्शन है, डोर्सल साइड होती है, ये वेंट्रल साइड होती है। सो जो डोर्सल साइड होती है हमारी, उसमें थोराइक चैम्बर जो वर्टिकल कॉलम से मतलब कवर्ड होता है, और जो वेंट्रल साइड में स्टर्नम होता है, मतलब डोर्सली वर्टिकल कॉलम एंड वेंट्रली स्टर्नम से, और लेटरली मतलब साइड से वो रिब्स से, और जो उसकी लोअर साइड है नीचे वाला पोर्शन है वो एक डोम शेप यानी सर्कुलर नहीं, ऐसे मतलब एक तरह से कर्व टाइप शेप होती है डोम शेप, उस शेप के डायफ्राम से कवर होता है। और जो ये जो अरेंजमेंट होता है ये एसेंशियल होता है ब्रीदिंग के लिए। सो ब्रीदिंग जो है हम कैसे करते हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस बताया। फर्स्ट स्टेप है हमारा ब्रीदिंग, मतलब हम ब्रीदिंग करेंगे, पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोलते हैं इसे, जो जिस प्रोसेस में क्या होता है, एटमॉस्फेयर की जो एयर है वो हमारी बॉडी में जाएगी, और कार्बन जो है वो मतलब हम एक्सहेल करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन एक्सहेल होगी। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एल्वियोलर मेम्ब्रेन। सो याद रखना कि फर्स्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है हमारा एल्वियोलाई में, एल्वियोलर मेम्ब्रेन में, और सेकंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा हमारा ब्लड और टिश्यू में। बीच में आएगा ट्रांसपोर्ट, मतलब एक बार एल्वियोलाई में एक्सचेंज हो गए गैसेस, उसके बाद ट्रांसपोर्ट होंगी ब्लड के थ्रू, फिर टिश्यूज वगैरह में फिर से एक्सचेंज होगी, जब ब्लड हमारे टिश्यूज तक पहुंचेगा तो वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस फिर से होगा। और नेक्स्ट स्टेप है कि ऑक्सीजन का यूटिलाइज होना, मतलब वेरियस जैसे कैटाबॉलिक रिएक्शंस वगैरह में ऑक्सीजन का यूज होना, वो हमारा लास्ट स्टेप आ जाएगा, और जिससे कि रिलीज हो जाएगी हमारी CO2। इसको हम डीपली हम चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग की 2 स्टेजेस होती है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब जब हम एयर को इनटेक करते हैं उस प्रोसेस को हम इंस्पिरेशन बोलेंगे, मतलब हम सांस लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, वो प्रोसेस आ गया इंस्पिरेशन। अब एक्सपिरेशन मतलब जब हम एयर को एक्सहेल करते हैं, रिलीज करते हैं अपनी बॉडी से, उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सपिरेशन सॉरी। और जो ये मूवमेंट होती है एयर की हमारे लंग्स में और मतलब आउट ऑफ द बॉडी, ये किसी न किसी कारण होती होगी, मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम अपने आप ही सांस लेते हैं, अपने आप ही जब मन करे तब हम एक्सहेल करेंगे, इनहेल करेंगे, इसका भी एक प्रोसेस है। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कब टेक प्लेस करते हैं, जब प्रेशर ग्रेडियंट बन जाता है लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में, मतलब प्रेशर डिफरेंस बोल सकते हैं एक तरह से, प्रेशर का डिफरेंस आ जाता है लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में, तब हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं। सो इसमें हम पूरा इंस्पिरेशन प्रोसेस पढ़ेंगे। जैसे कि हम सांस ले रहे हैं, तो हमने जब सांस ली तो हमने मतलब पूरी एयर को अपनी बॉडी के अंदर किया, तो वो कैसे किया, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मान लो प्रेशर जब बहुत ज़्यादा है और लंग्स के अंदर प्रेशर कम है, तो एयर जो है कोई भी चीज़ है वो मतलब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगी। सो एयर जो है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करते हैं, जिसके कारण हम इंस्पिरेशन करते हैं। और हम एयर को एक्सहेल कब करते हैं, फिर जब हमने एयर ले ली तो हमारे लंग्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो गया, एटमॉस्फेयर में कम हो गया, सो फिर से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर मूव करेगी और हम एक्सहेल करेंगे। सो इसमें बताया कि इंस्पिरेशन के साथ साथ क्या होता है, जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तो हमारे अदर बॉडी पार्ट्स में क्या फर्क पड़ता है। जो इंस्पिरेशन है जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो और तरह से फूल जाता है, एक तरह से ये समझ लो कि वो फूल जाता है एक तरह से। जब हम एयर लेंगे, कोई भी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर आएगी तो वो एक तरह से फूलेगा ही ना, कोई भी चीज़ है मान लो उसमें थोड़ी सी और हवा, जैसे बलून है उसमें हम हवा डालेंगे तो वो चीज़ फूलेगी ना, तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होगी। अगर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमारा जो वॉल्यूम है थोराइक चैम्बर की वो भी इंक्रीज होगी। फिर अगर वो इंटरकोस्टल मसल्स है हमारी, उनकी कॉन्ट्रैक्शन होगी और वो ऊपर को करेंगी, लिफ्ट अप होंगी। और जब हम सांस लेते हैं, खुद ही देखना, जब हम सांस लेंगे इनहेल करेंगे तो हमारे रिब्स भी ऊपर आते हैं। सो इस सभी प्रोसेस के साथ रिब्स हमारे लिफ्ट अप होते हैं, मतलब ऊपर को आते हैं। और इसमें साथ ही साथ हमारा जो स्टर्नम है जो कि एक इंक्रीज कर देगा वॉल्यूम ऑफ थोराइक चैम्बर की, और ये जो सारा ओवरऑल इंक्रीज होगा थोराइक वॉल्यूम में, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगी, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज वगैरह सब कुछ होगा, तो वो प्रेशर डिक्रीज करेगी। आपने ये रिलेशन भी पढ़ा होगा फिजिक्स में, दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मतलब अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगी, तो यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है तो इसका कारण मतलब प्रेशर कम होगा। इससे यही पता चलता है कि हमारे लंग्स में उस टाइम प्रेशर कम था, इसी कारण हमने एयर को इनहेल किया। और इसका उल्टा जब करेंगे हम, मतलब हम एयर को रिलीज करेंगे, तो अगर रिलीज करेंगे तो हमारा डायफ्राम रिलैक्स होगा, मतलब अपनी नॉर्मल पोजीशन में आएगा, इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो भी आ जाएंगी डायफ्राम के साथ, स्टर्नम अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, और थोड़ा वॉल्यूम भी कम हो जाएगी। अगर वॉल्यूम कम होगी तो इंटरपल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि वॉल्यूम कम तो प्रेशर ज़्यादा, और प्रेशर कम तो वॉल्यूम ज़्यादा। ये तो रिलेशन सबने पढ़ा ही है। आपको पता है कि हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन जो है वो हम अपना मतलब उसकी एबिलिटी और स्ट्रेंथ को इंक्रीज भी कर सकते हैं, या फिर हम डिक्रीज भी कर सकते हैं। सो एक हम इतना पता है कि एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग जो 12 to 16 टाइम ब्रीथ करता है पर मिनट में, और हम पता कर सकते हैं कि हमारी जो एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं उसकी वॉल्यूम कितनी है। एक स्पाइरोमीटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब उसकी मदद से हम पता कर सकते हैं कि हम कितनी एयर को ब्रीथ कर रहे हैं कितने मिनट में, मतलब इससे पता कर सकते हैं कि हमारी ब्रीथ जो है वो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के अकॉर्डिंग चली हुई है या नहीं चली हुई है। सो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। इसमें सबसे पहले है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम मतलब जितना आप एयर को अपने अंदर इनहेल करोगे और फिर उसे एक्सहेल करोगे वो हमारी टाइडल वॉल्यूम आएगी। आपको पता है कि एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग जो है वो 12 to 16 टाइम एक मिनट में ब्रीथ करता है, और 500 ml को वो पर मिनट मतलब अपने अंदर इनहेल करता है, मतलब 500 ml एक वॉल्यूम बताई हुई है एयर की। अगर हम 500 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 60, और 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 80 और 80,000, मतलब 80,000 और 6,000 और 8,000 सॉरी। सो यहाँ पे इसमें बताया कि एक हेल्दी मैन अप्रोक्सीमेटली 6,000 to 8,000 ml पर मिनट करेगा, मतलब अगर वो 12 से 16 टाइम इनहेल और एक्सहेल कर रहा है तो अप्रोक्स 500 ml वो एक बार में इनहेल कर रहा है और एक्सहेल कर रहा है, तो इनको मल्टीप्लाई करके 6,000 और 8,000 प्रोडक्ट आएगा पर मिनट का, मतलब एक मिनट में वो 6,000 to 8,000 ml एयर को इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, मतलब नेक्स्ट इसका पार्ट है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऐसी वॉल्यूम एयर की वॉल्यूम ऐसी की जो जैसे कोई इंसान है वो नॉर्मली इनहेल करे, फिर वो थोड़ा फोर्स लगा के इनहेल करे, तो उस फोर्सिबल इंस्पिरेशन को हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलेंगे। और ये एवरेज 2,500 to 3,000 ml, मतलब एक इंसान मतलब एवरेज इनहेल करता है फोर्स के साथ, ये बताया हुआ है। अब इसके आगे है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब एक इंसान कितना फोर्स लगा के अपनी बॉडी से एयर निकाल सके, मतलब एयर को एक्सपायर कर सके, एक्सहेल कर सके। सो वो है 1,000 ml to 1,100 ml, मतलब एक इंसान 1000 ml से 1,100 ml तक एक्सहेल कर सकता है फोर्स के साथ।
नेक्स्ट है रेजिडुअल वॉल्यूम। ऐसी एयर की वॉल्यूम जो हमारे लंग्स में मतलब बच जाती है, मतलब आप फोर्सफुली एक्सहेल तो कर लेते हो पर आपकी बॉडी के अंदर थोड़ी सी एयर बच जाती है, मतलब वो है 1100 ml 1200 ml, मतलब आप फोर्सफुली एक्सहेल करोगे, आप कितना फोर्सफुली एक्सहेल करोगे, आप करोगे 1000 to 1100 ml तक एक्सहेल। तो उसके उस एक्सहेल करने के बाद आपके लंग्स में कितनी एयर बच जा रही है फिर से, वो आती है आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम। नेक्स्ट है इंस्पिरेटरी कैपेसिटीज। इंस्पिरेटरी कैपेसिटीज मतलब इसमें कैपेसिटी बतानी है। सो टोटल वॉल्यूम जो है एयर की जो एक पर्सन मतलब इंस्पायर करता है, कितनी मतलब टोटल एयर एक इंसान अपने अंदर लेता है नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, मतलब आपने नॉर्मल एक्सपिरेशन कर ली, सो उसके बाद कितनी आपने एयर इंस्पायर की है। सो उसमें आईआरवी मतलब आप फोर्सफुली जो इंस्पायर करोगे प्लस टीवी, क्योंकि यहाँ पे एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड लिखा है, तो यहाँ पे टीवी प्लस आईआरवी जो है टोटल इतना आप एयर को मतलब इनहेल कर सकते हो, एक फोर्स के साथ कर सकते हो और एक जो आपने नॉर्मल इनहेल करोगे, उन दोनों को मिला के आपकी 300 to 3500 ml एयर आती है एक मिनट में, मतलब एक इनहेल के साथ आप जैसे एक बार इनहेल करते हो तो। नेक्स्ट है एक्सपिरेटरी कैपेसिटीज। एक्सपिरेटरी कैपेसिटीज जो है वो टोटल वॉल्यूम एयर, इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, मतलब इसमें आप कितनी एयर लेते हो तो आप कितनी एयर एक्सपायर करते हो एक्सहेल करते हो नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद, मतलब नॉर्मल इंस्पिरेशन मतलब आपने टीवी नॉर्मली इंस्पायर कर दिया, टीवी टाइटल वॉल्यूम। अब एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड भी लिखा है ना, तो टीवी प्लस ईआरवी मतलब फोर्स के साथ और एक नॉर्मल मतलब ईआरवी, एक नॉर्मल टीवी और एक ईआरवी, सो इन दोनों के वॉल्यूम्स को मिला के बनेगी एक्सपिरेटरी कैपेसिटीज। फिर आता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होती है। अब इसमें बताया कि आप कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स में बच जाती है, मतलब आप नॉर्मली इनहेल करोगे उसके बाद नॉर्मली एक्सहेल करोगे, तो नॉर्मल जो एक्सहेल किया आपने उसके बाद आपके लंग्स में कितनी एयर बच गई। सो जब आपने जो फोर्सफुली जो इंस्पायर की होगी वो बचेगी आपके पास, एक्सहेल करी होगी और आपके पास वो बच जाएगी जो रेजिडुअल वॉल्यूम होगी। मतलब इसमें बताया है कि जो ईआरवी है मतलब जो आपने फोर्सफुली एक्सहेल करनी थी यार, आपने यहाँ पे नॉर्मल एक्सपिरेशन किया है तो आप उसके बाद फोर्सफुली एक्सहेल भी तो कर सकते थे, तो पर वो आपने नहीं किया, तो ईआरवी बच गई आपके पास। और रेजिडुअल वॉल्यूम तो सब में होगी, मतलब रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब है यहाँ पे कितनी एयर आपके लंग्स में बची होगी एक्सपिरेशन करने के बाद, मतलब फोर्स के साथ एक्सपिरेशन कर भी देते तब भी एयर बच जाती, तो वो आएगी आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम। आपने जैसे नॉर्मली एक्सहेल की, जैसे ये कप मान लो हमारे लंग्स है, यहाँ पे रेजिडुअल वॉल्यूम तो सेव रहेगी और ईआरवी और यहाँ पे आ गई हमारी नॉर्मल टीवी, तो इसमें आपने सिर्फ टीवी को एक निकाल दिया अपने लंग से, तो आपके पास क्या बचा ईआरवी और आरवी, ये दो वॉल्यूम्स ऑफ एयर बच गई है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। टीवी और टीवी आपने एक्सेल कर दिया और ईआरवी और आरवी आपके पास बच गई। सो इसमें यही बताया हुआ है। अब आता है वाइटल कैपेसिटीज। सो इसमें बताया है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, मतलब आप कितनी एयर को इनहेल कर सकते हो अगर आप फोर्सफुली एक्सपिरेशन कर दोगे, वहीं सिर्फ आपकी वाइटल कैपेसिटीज आ जाएंगी। आई थिंक ये वैल्यूज गलत लिखी हुई है मैंने इन दोनों की, एक बार चेक करनी पड़ेगी। फिर आती है टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी, मतलब इसमें बताना है कि टोटल कितने आप एयर को अपने अंदर ले सकते हो फोर्सफुली इंस्पिरेशन करने के बाद, मतलब आपने फोर्सफुली इंस्पिरेशन कर ली तो आपके लंग्स में कितनी एयर कौन कौन सी एयर आई, मतलब आपने फोर्सफुली इनहेल किया है तो आपके पास आरवी होगी, मतलब लंग्स में जो बची हुई एयर है, ईआरवी भी होगी, टीवी भी होगी और आईआरवी भी होगी, और वाइटल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम्स ये सारी होंगी आपके लंग्स के बाद अगर आपने फोर्सफुली इंस्पायर कर लिया है तो। बस इसी टॉपिक में यही बताया हुआ है। टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में बताया कि एल्विलाई जो है प्राइमरी साइट होती है एक्सचेंज करने की गैसेस, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस ब्लड और टिश्यूज के बीच में करोगे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सचेंज होगी सिंपल डिफ्यूजन से, और मेनली वो ज्यादातर प्रेशर और उसके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे बेस्ड होगा कि एक्सचेंज कैसे होगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस भी अफेक्ट करेगा। इसमें यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्रोसेस। सो हमने इसके फैक्टर्स लिखे हैं यहाँ पे, प्रेशर, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अक्रॉस द मेम्ब्रेन, थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन और सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस, ये तीन चीजें अफेक्ट करेंगी। अगर किसी का मान लो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन और कार्बन का एक्सचेंज होना है, पर वहाँ पे पार्शियल प्रेशर कार्बन का ज्यादा है ऑक्सीजन का कम है, मतलब कुछ भी मतलब एक का पार्शियल प्रेशर मतलब दोनों का बराबर है ये समझ लो, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगा। वैसे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस के। थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, अगर कोई मेम्ब्रेन ज्यादा थिक होगी तो एक्सचेंज जो गैसेस का वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब गैसेस का एक्सचेंज होने में टाइम लगेगा। थर्ड है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, अगर गैसेस सॉल्युबल ही नहीं है मतलब ब्लड वगैरह के थ्रू वो जैसे हमारी बॉडी में जाती हैं, तो अगर वो सॉल्युबल ही नहीं होगी तो फिर एक्सचेंज कहाँ से हो पाएगा। तो ये थ्री फैक्टर्स हैं। और यहाँ पार्शियल प्रेशर क्या है? कभी आपने देखा होगा कि एटमॉस्फेयर में तो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, मतलब बहुत ज़्यादा गैसेस हैं, तो हम सिर्फ ऑक्सीजन ही क्यों इनहेल करते हैं? ये पार्शियल प्रेशर के कारण है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? एक मिक्सचर होता है गैसेस का, और ऐसा प्रेशर जो अप्लाई किया जाएगा किसी इंडिविजुअल गैस में, मिक्सचर ऑफ गैसेस में, मतलब एक मिक्सचर है गैसेस का, उसमें एक इंडिविजुअल गैस के ऊपर प्रेशर जो अप्लाई किया जाएगा उसे पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। इंडिविजुअल गैस यानी ऑक्सीजन पे हम पार्शियल प्रेशर लगेगा यहाँ पे एटमॉस्फेयर में, और हम ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे। यहाँ पे ये बताया हुआ है। सो पार्शियल प्रेशर का यहाँ पे टेबल गिवन है। इसमें बताया है कि रेस्पिरेटरी गैस ऑक्सीजन और कार्बन और तीन जैसे ह्यूमन में। सो हम इंस्पायर करते हैं ऑक्सीजन को, तो हमें कैसे पता कि हमारे नोज को कैसे पता कि ऑक्सीजन ही हमारी बॉडी के अंदर जाएगी? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इतनी गैसेस का मिक्सचर है एटमॉस्फेयर, वो क्यों नहीं जाती हैं? सो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 159 होता है, कार्बन का कम होता है और अदर गैसेस का भी कम होगा। सो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, मतलब इनहेल करेंगे ऑक्सीजन, हम इनहेल करेंगे उस टाइम नोस्ट्रल से होके हमारी बॉडी में गई। पर अब एल्वियोलाई में मेजर साइट है मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। यहाँ पे एल्वियोलाई को कैसे पता कि उसने जो मतलब एटमॉस्फेयर से गैस ला रही है वो अंदर को इनहेल करवानी है, मतलब आगे बॉडी पार्ट्स में भेजनी है। सो यहाँ पे भी पार्शियल प्रेशर का रोल आएगा। एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा और कार्बन का कम होगा। उससे आगे आ जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। यहाँ पे
कार्बन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है ऑक्सीजनेटेड में ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन रिच ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन ना हो कार्बन हो। यहाँ पे टिश्यूज़ की बात की जाए तो यहाँ पे टिश्यूज़ में भी कार्बन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा आएगा। सो इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। इस डायग्राम में बताया है कि जैसे हमने एयर ली एटमॉस्फेयर से, ये हमारी एल्वियोलाई है समझ लो, तो यहाँ पे पहुँची तो इसमें आप पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा है और कार्बन का कम है यहाँ पे। तो ये जो ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन वाली एल्वियोलाई है, तो यहाँ पे हमें ये हार्ट का डायग्राम तो पता है कि ब्लड कैसे कहाँ से किस ट्रांसपोर्ट मतलब कैसे ट्रांसपोर्ट होके हमारे टिश्यूज से हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स में जाता है। सो यहाँ पे ये ब्लड आया और यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगी, तो यहाँ पे कार्बन का कम था तो कार्बन का पार्शियल प्रेशर कम था, इसलिए कार्बन एल्वियोलाई में चले गए, और यहाँ पे ऑक्सीजन का ज़्यादा था तो एल्वियोलाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड से होती हुई यहाँ पे हार्ट की राइट साइड से डायरेक्ट हमारे टिश्यूज़ तक पहुँच जाएगी। टिश्यूज़ में कार्बन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो कार्बन वाला पार्शियल प्रेशर इस तरफ को जाएगा, और फिर कार्बन अगर चली गई तो फिर टिश्यूज़ में कोई पार्शियल प्रेशर ही नहीं रहा, तो इसका मतलब तब ऑक्सीजन का ज़्यादा हो गया। तो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है मतलब एयर है ऑक्सीजन, वो टिश्यूज़ में जाएगी और टिश्यूज़ की इस साइड मतलब वेना कावा से होती हुई यहाँ पे इस दूसरी साइड आ जाएगी हार्ट के। यहाँ पे भी वही प्रोसेस चलेगा और यहाँ पे एक्सचेंज होते हुए मतलब वही प्रोसेस चलता रहेगा और डबल सर्कुलेशन भी हो जाएगी। सो इसमें बताया है कि जो सोल्यूबिलिटी है कार्बन की वो 20 से 25 टाइम हायर होती है ऑक्सीजन से, और जो अमाउंट में कार्बन जो है डिफ्यूज़ होगी डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर सो मच हायर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन। मतलब जो ऑक्सीजन का जो अमाउंट है जो कि डिफ्यूज़ करेगा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट पार्शियल प्रेशर से, मतलब जो अमाउंट ऑफ कार्बन डिफ्यूज़ होगी पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए वो ज़्यादा हायर होगी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, क्योंकि डिफ्यूजन तो कार्बन का ही होगा, इनहेल तो हम बॉडी में ऑक्सीजन ही करते हैं। और यहाँ पे बताया है कि 3 मेजर्स लेयर होती है, थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज और बेसमेंट सब्सटेंस। इस डायग्राम में देखना है ये सबसे अंदर वाला जो लेयर है वो है स्क्वेमस एपिथेलियल एल्वियोलर वॉल, ये एल्वियोलाई का है और ये ब्लड वेसल्स है साथ में। सो एल्वियोलाई से एक्सचेंज बताया है इसमें एक तरह से गैसेस का। सो ये जो मेम्ब्रेन है एल्वियोलाई की एल्वियोलर वॉल है, ये एक 1 सेल थिक वॉल होती है, और जो ये सेल मेम्ब्रेन की जो वॉल आएगी आउटर वो एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज से डिनोट करेंगे। अब जो एल्वियोलाई और ब्लड वेसल्स के बीच का डिफरेंस है वहाँ पे एक बेसमेंट सा सब्सटेंस होता है। ये 3 मेजर्स मतलब लेयर्स हैं मतलब इस एल्वियोलाई में एक्सचेंज ऑफ एयर करवाने के लिए। छोटा सा डायग्राम अगर आपको समझ आ गया तो आगे चलते हैं। यहाँ पे बताया है कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है सराउंडिंग एपिथेलियल सेल्स, इसमें बताया है कि जो बेसमेंट सब्सटेंस है उसमें थिन स्क्वेमस एपिथेलियन बेसमेंट मेम्ब्रेन्स, मतलब इसमें ये डायग्राम में बताया हुआ है कि इसमें एपिथेलियम बेसमेंट मेम्ब्रेन वगैरह होती है। और इससे आगे बताया है कि सारे फैक्टर्स जो है हमारी बॉडी के वो फेवर करते हैं डिफ्यूजन को ऑक्सीजन की एल्वियोलाई से टिश्यूज़ तक, और कार्बन की टिश्यूज से एल्वियोलाई तक की जो डिफ्यूजन है उसको सभी फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब एक तरह से फेवर करते हैं।